सभी भैया दीदी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम मिलकर सीखेंगे कि माइक्रो प्लानिंग सूक्ष्म नियोजन यानी एमपी सतत जीविकोपार्जन योजना में चयनित लक्षित परिवारों का कैसे करते हैं। कोई भी लक्षित परिवार का रोजगार चयन करने से पहले उसकी पूर्णतः छोटी छोटी जानकारी साझा की जाती है, जिसको हम माइक्रो प्लानिंग यानी एमपी भी कहते हैं। सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों का सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया विभिन्न चरणों में संपादित की जाती है, जिसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाता है। पहला चरण है बाजार सर्वेक्षण, जिसको हम मार्केट सर्वे भी कहते हैं। दूसरा चरण है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग यानी क्षमतावर्धन, जिसमें एमआरपी द्वारा चयनित अत्यंत निर्धन परिवारों को पूर्व निर्धारित स्थान पर बुलाकर समूह में चर्चा के माध्यम से उन परिवारों का क्षमतावर्धन किया जाता है। तीसरा चरण है गृह भ्रमण, जिसमें एमआरपी के चयनित परिवारों के घर जाकर उनकी मजबूत पक्ष, कमजोर पक्ष, अवसर और भय को समझते हुए दीदी एवं उनके परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर रोजगार चयन करने में सहयोग करता है। चौथा चरण है सूक्ष्म नियोजन, जिसमें सूक्ष्म नियोजन से जुड़े दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, यानी माइक्रो प्लानिंग का फॉर्मेट भरा जाता है, जो ग्राम संगठन की बैठक में एमआरपी द्वारा भरा जाता है और उसे ग्राम संगठन से पारित करवाया जाता है। पांचवा और आखिरी चरण है भरे हुए माइक्रो प्लानिंग फॉर्मेट को बीपीआईओ स्तर पर जमा करना और ज़रूरत के हिसाब से बीपीआईओ को एलसीएम करने में सहयोग प्रदान करना है। तो आइए समझते हैं पहले चरण को, जो है बाजार विश्लेषण यानी मार्केट सर्वे। इसके अंतर्गत एमआरपी द्वारा बाजार का विश्लेषण या सर्वे किया जाता है, जिसमें यह आकलन किया जाता है कि दीदी रोजगार कहाँ करेंगी, किस इलाके में ये रोजगार करेंगी और उस इलाके में किस किस प्रकार की दुकानें पहले से उपलब्ध हैं। वहाँ की आबादी को स्थिति को समझते हुए कितनी और वैसी दुकानें खुल सकती हैं, ये भी जानकारी वहाँ ली जाती है। इस कार्य को करने हेतु एमआरपी द्वारा बाजार विश्लेषण सर्वे का एक फॉर्मेट भरा जाता है, ताकि यह समझ स्थापित की जा सके कि उस इलाके की मांग क्या है और दीदी के लिए कौन सा रोजगार सही होगा। अब जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो मार्केट सर्वे का एक फॉर्मेट है, जिसमें उदाहरण के लिए सासाराम के सासाराम पंचायत के वार्ड नंबर 1 में किस किस प्रकार की दुकानें हैं। वहाँ किराना दुकान है, स्टेशनरी दुकान है, रेडीमेड चाय नाश्ता इत्यादि दुकान है। उनकी मौजूदा संख्या क्या है और आबादी को देखते हुए और कितनी संभावित दुकानें हो सकती हैं, ये आकलन वंदना कुमारी वहाँ की एक एमआरपी द्वारा किया गया है और ये फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से भरा जाता है। दूसरा चरण है क्षमतावर्धन यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। ग्राम संगठन के अंतर्गत चयनित अत्यंत गरीब परिवारों को एक जगह बुला करके उनका क्षमतावर्धन किया जाता है। इसके लिए इनको एक समूह बुला के चर्चा की जाती है और उन परिवारों की खोई हुई उम्मीद जगाई जाती है। समाज में अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए रोज़गार करना आवश्यक है, इसके बारे में भी चर्चा की जाती है। साथ ही साथ यह भी बताया जाता है कि गरीबी के दुष्चक्र से हमेशा के लिए बाहर कैसे निकला जा सकता है। तीसरा चरण है गृह भ्रमण यानी हाउस होल्ड विजिट। चरण 2 में हुए बैठक के बाद इन परिवारों को 2-3 दिन का समय दिया जाता है, ताकि वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ विचार विमर्श करके एक रोज़गार अपनी क्षमता के अनुसार सोच सकें। निर्धारित समय के बाद एमआरपी एसजेवाई दीदी के घर जाता है, उनके परिवार के साथ बैठकर चर्चा करता है कि बाजार की मांग को समझते हुए साथ ही साथ दीदी के कमज़ोर पक्ष, मजबूत पक्ष, अवसर भय को ध्यान रखते हुए दीदी के लिए सही रोज़गार क्या होगा, उसको ध्यान रखते हुए उनको सुझाव देता है। इसके लिए एमपी चेकलिस्ट भी भरा जाता है। अभी जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एक एमपी चेकलिस्ट फॉर्मेट है। उदाहरण के लिए हमारी वंदना कुमारी एमआरपी लक्षित परिवार सरोज देवी के घर जाती हैं, उनकी मूलभूत जानकारी लेती हैं और यह समझती हैं कि दीदी का पहले से क्या अनुभव था, क्या रोज़गार वो करना चाहती हैं, नए रोज़गार में उनकी रुचि कितनी है, किस जगह वो रोज़गार करेंगी, कैसे सामान खरीदेंगी, कहाँ से सामान लाएंगी, उनकी उम्र कितनी है, एमआरपी सब चीज़ को समझते हुए क्या सुझाव देते हैं और अंत में परिवार द्वारा चुना गया आजीविका विकल्प क्या है। यह सब जानकारी एक जगह सुरक्षित करके एमपी चेकलिस्ट में भरा जाता है। चौथा एवं महत्वपूर्ण चरण है सूक्ष्म नियोजन प्रपत्र को भरा जाना। सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत चयनित सभी दीदियों का व्यवसाय चयन के लिए एक सूक्ष्म नियोजन प्रपत्र एक साथ सभी दीदी का एक ग्राम संगठन में भरा जाता है। सूक्ष्म नियोजन के अंतर्गत कुल 11 प्रपत्र हैं। इन प्रपत्रों के संबंधित ग्राम संगठन एवं चयनित परिवारों की मूलभूत जानकारी एवं अतिरिक्त जानकारियां एकत्रित की जाती हैं।
इन प्रपत्रों में कुछ प्रपत्र ग्राम संगठन स्तर पर भरे जाते हैं तथा कुछ प्रपत्र प्रत्येक चयनित लक्षित परिवार के अनुसार अलग अलग भरे जाते हैं। आइए अब हम माइक्रो प्लानिंग फॉर्मेट को समझते हैं। इस फॉर्म को ध्यान से देखिए। तो पहले पन्ने पे सतत जीविकोपार्जन योजना में आजीविका द्वारा लक्षित परिवारों की जीविकोपार्जन योजना की किश्त के अनुसार माइक्रो प्लानिंग होनी है, जिसमें आपको सिर्फ प्रखंड का नाम नीचे लिखना है, उदाहरण के लिए सासाराम। दूसरे पन्ने पर विवरण दी गई है कि इस माइक्रो प्लानिंग में क्या क्या जानकारी आपको किस पन्ने पे कहाँ भरनी है। अब हम सीधे आते हैं तीसरे पन्ने पर यानी प्रपत्र 1 पर, जहां मूलभूत जानकारियां भरनी है। उदाहरण के लिए आत्मबल के ग्राम संगठन में लक्षित परिवारों का माइक्रो प्लानिंग होना है। आत्मबल ग्राम संगठन में जो भी सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत दीदियों का चयन हुआ है, उनका माइक्रो प्लानिंग एक साथ होगा। अभी जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वह यह है कि यहाँ पर आत्मबल ग्राम संगठन का मूलभूत जानकारी सबसे पहले लिखी गई है, यानी बैंक खाता, बैंक विवरणी और आईएफएससी कोड, गांव का नाम और एसजेवाई के अंतर्गत लक्षित परिवारों की सत्यापन यानी चयनित की तिथि लिखी जानी है। नीचे जिन परिवारों का चयन हुआ है उनकी मूलभूत जानकारी लिखी जानी है। उदाहरण के लिए आत्मबल ग्राम संगठन में सरोज देवी, विमला देवी, रजिया बेगम का चयन हुआ है। इन तीनों दीदी किस कैटेगरी में आती हैं, जिस भी कैटेगरी में आएंगे उस कैटेगरी में हमें टिक का निशान लगाना है और समूह की जुड़ाव की स्थिति देखनी है। अगर समूह से जुड़ी हैं तो हाँ, नहीं, ये लिखना है। उदाहरण के लिए सरोज दीदी समूह से जुड़ी हैं, वहाँ हाँ लिखेंगे, वहीं विमला देवी समूह से नहीं जुड़ी हैं तो वहाँ नहीं लिखेंगे। प्रपत्र 2 में लक्षित परिवारों की मूलभूत जानकारी लिखनी है, यह जानने के लिए कि वर्तमान में वह परिवार अपना गुजारा कैसे करता है। उदाहरण के लिए सरोज देवी एससी समुदाय की हैं, वह दूसरे के घर में खेती जाकर के खेती करती हैं, तो मजदूरी कॉलम में लिखेंगे कि वह दूसरे के खेत में जाके खेती करती हैं। वर्तमान में उन्होंने किसी से ऋण लिया है कि नहीं, हाँ या फिर ना। अगर ऋण लिया है तो कितनी राशि का लिया है वो भी हमें लिखना है, और कोई विशेष टिप्पणी हो तो वो भी लिखी जा सकती है। विमला देवी जो दूसरे के खेत में खेती करती हैं, उन्होंने ऋण लिया है, तो वहाँ हाँ लिखते हुए उन्होंने 5,000 का ऋण लिखा है तो वो राशि लिखेंगे। टिप्पणी में लिखेंगे कि बच्चे के इलाज के लिए लिखा है। ठीक इसी प्रकार बाकी परिवार का भी जानकारी भरेंगे। प्रपत्र 3 में लक्षित परिवारों की सरकारी योजनाओं से जुड़ाव की स्थिति की जानकारी लिखनी है। उदाहरण के लिए सरोज देवी के पास अगर बीपीएल कार्ड नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा। जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस कार्ड है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। सामाजिक सुरक्षा के जुड़ाव की स्थिति में ध्यान दें। अगर कोई योजना दीदी के लिए लागू नहीं होती है या दीदी उसके लिए एलिजिबल नहीं है तो वहाँ लागू नहीं लिखना है। जैसे सरोज देवी 48 साल की हैं, उनको वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल सकता, तो वहाँ लागू नहीं लिखेंगे। पर क्योंकि यह दीदी विधवा हैं और उनको विधवा पेंशन नहीं मिलता जो कि उनका मिलना चाहिए, तो वहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार विकलांगता पेंशन में लागू नहीं लिखेंगे क्योंकि सरोज देवी विकलांग नहीं है। इसी प्रकार आगे की योजनाओं को देखते हुए और जुड़ाव की स्थिति को समझते हुए हाँ, नहीं या लागू नहीं लिखेंगे। प्रपत्र 4 में दीदी के बैंक खाता, आधार कार्ड संख्या एवं अन्य पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी, जॉब कार्ड या राशन कार्ड के नंबर की जानकारी अच्छे से भरनी है। जिस दीदी के पास बैंक खाता या आधार कार्ड नहीं है, उस दीदी का आधार कार्ड और बैंक खाता खुलवाने में सहयोग करना है। याद रहे, दीदी की जन्म की तिथि आधार कार्ड से मिला करके ही लिखनी है और बैंक खाता और आधार कार्ड की जानकारी का एक छाया प्रतिलिपि भी लेना है। प्रपत्र 5 में लक्षित परिवार की जीविकोपार्जन संबंधित मांग को अच्छे से भरना है। उदाहरण के लिए सरोज देवी ने चाय नाश्ता का दुकान की मांग की है, तो माइक्रो एंटरप्राइज या व्यापार के कॉलम में चाय नाश्ता लिखेंगे और पशुपालन और कृषि के कॉलम को खाली छोड़ देंगे। राशि की मांग 20,000 लिखेंगे क्योंकि दीदी ने सूक्ष्म रोजगार यानी व्यापार करने का निर्णय लिया है। वहीं विमला देवी ने पशुपालन यानी बकरी पालने का निर्णय लिया है, तो पशुपालन के कॉलम में बकरी की संख्या 4 लिखेंगे, जिसकी राशि की मांग 16,000 भरेंगे। इसी प्रकार रजिया बेगम की मांग को भी हम भरेंगे। प्रपत्र 6 में लक्षित परिवार एवं ग्राम संगठन के बीच समझौता होना है। यहाँ पर लक्षित परिवार जिनको जीविकोपार्जन दिया जा रहा है, वो यह वादा करते हैं कि उनके परिवार द्वारा दिए गए स्थानांतरित संपत्तियों का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा और ग्राम संगठन की अनुमति के बिना इन संपत्तियों को नहीं बेचा जाएगा। लक्षित परिवार इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करेंगे और ग्राम संगठन के सचिव एवं अध्यक्ष का हस्ताक्षर होगा।
साथ ही साथ ग्राम संगठन का मुहर भी लगाया जाएगा। परपत्र 7 में ग्राम संगठन एवं मास्टर रिसोर्स पर्सन के द्वारा टिप्पणी लिखी जाती है, जहां सरोज देवी, विमला देवी और रजिया बेगम द्वारा चुने गए रोजगार के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखी जाती है, जिसमें नीचे ग्राम संगठन के सचिव एवं अध्यक्ष का हस्ताक्षर होता है। साथ ही साथ मास्टर रिसोर्स पर्सन का भी हस्ताक्षर किया जाता है। वही परपत्र 8 में परियोजना के द्वारा अनुशंसा की जाती है, जहां बीपीआईयू की अनुशंसा होती है। बाद में प्रखंड परियोजना प्रबंधक का हस्ताक्षर इसी परपत्र पे होता है। परपत्र 9 एक महत्वपूर्ण परपत्र है, जहां प्रखंड इकाई की अनुशंसा का संक्षिप्त जानकारी जिला इकाई को इस परपत्र के माध्यम से भेजी जाती है, जहां प्रखंड, जिला, ग्राम संगठन एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी एवं लक्षित परिवार की जानकारी यहाँ साझा की जाती है। और यह भी देखा जाता है कि कौन कौन से परिवार उस ग्राम संगठन के अंदर चयनित हुए और उनका अनुमोदन किया गया और क्या राशि उनकी मांग है। उदाहरण के लिए सरोज देवी का अगर आधार कार्ड है तो वहाँ हाँ लिखेंगे। सभी परिवारों को अंतराल राशि 7,000 दी जानी है, इसलिए इस फॉर्म के बीच में लिखा गया है। सरोज देवी द्वारा माइक्रो इंटरप्राइज यानी चाय नाश्ता चुना गया है, तो माइक्रो इंटरप्राइज कॉलम में वहाँ मांग लिखेंगे और उसकी राशि 20,000 लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार विमला देवी और रजिया बेगम की मांग को लिखेंगे और अंत में कुल करेंगे। प्रत्येक परिवार को 7,000 की अंतराल राशि है। यहाँ 3 परिवार है, इसलिए 7,000 गुने 3 यानी कुल अंतराल राशि की मांग 21,000 होगी। वहीं जीविकोपार्जन निवेश राशि की मांग 20,000 प्लस 16,000 प्लस 20,000 कुल 56,000 लिखेंगे। इस प्रकार इस ग्राम संगठन में सतत जीविकोपार्जन योजना के लिए कुल 77,000 की राशि मांग बीपीआईओ द्वारा डीपीसीओ को भेजी जाएगी और नीचे प्रखंड परियोजना प्रबंधक एवं एसजेवाई नोडल पदाधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। परपत्र 10 यह एक घोषणा परपत्र है, जहां लक्षित परिवार यह घोषणा करता है कि उन्हें कितने रुपए की जीविकोपार्जन संबंधित संपत्ति या फिर अंतराल राशि दी गई है। जितनी भी राशि का उन्होंने प्रयोग कर लिया है, उतना ही राशि लिखते हुए उन लक्षित परिवार यह घोषणा करते हैं कि यह राशि उन्होंने उपयोग कर लिया है, जिसे उपयोगिता प्रमाण पत्र अर्थात यूसीबी कहते हैं। यह परपत्र तभी भरा जाएगा जब लक्षित परिवार के द्वारा उन राशि का उपयोग कर लिया गया हो और इस घोषणा पत्र पर लक्षित परिवार हस्ताक्षर करते हैं। उदाहरण के लिए सरोज देवी के यहाँ हस्ताक्षर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आखिरी परपत्र है मांग की गणना। कोई भी रोजगार चलाने के लिए उसमें अचल, चल या विविध खर्च होते हैं। उसकी गणना 6 महीने के हिसाब से एमआरपी को कर लेनी है। अचल संपत्ति वह संपत्ति होती है जो रोजगार करने में सहयोग देती है। इसे रोज बेचा खरीदा नहीं जाता। उदाहरण के लिए सरोज देवी की चाय नाश्ता की दुकान है, तो इसमें अचल संपत्ति गैस चूल्हा, तराजू इत्यादि होंगे, जिसका अनुमानित दाम लिख लेना है। ठीक इसी प्रकार इस दुकान में चल संपत्ति होगी। चल संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसे रोज बेचा खरीदा जाता है ताकि दुकान में मुनाफा हो सके। इसे पूंजी भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए सरोज देवी की दुकान में अचल संपत्ति आटा, मैदा, रिफाइंड इत्यादि होंगे, जिसका अनुमानित दाम 6 महीने के हिसाब से लिख लेना है। निवेश लागत सिर्फ कृषि के लिए भरना है, अन्यथा उसे खाली छोड़ देना है। हर रोजगार में कुछ ऐसे खर्च होते हैं जो कि चल और अचल में नहीं लिखे जाते, वो अन्य में आते हैं यानी विविध में। वो खर्च कुछ इस तरीके के हो सकते हैं जैसे पेपर बैग, कैश बॉक्स, कॉपी पेन इत्यादि। इसको विविध में लिखना है और इस तरीके से कुल मांग की गणना माइक्रो एंटरप्राइज के लिए 20,000 कर लेनी है। हम सबका मिलकर हो एक सतत प्रयास, हर लक्षित परिवार के पास हो अपना सतत रोजगार। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आप सुन रहे थे हिमांशु पावा युवा पेशेवर को, साथ में थे तकनीकी सहायता के लिए दीपक कुमार ट्रेनिंग ऑफिसर। आप सभी को धन्यवाद। यह वीडियो जीविका के सतत जीविकोपार्जन योजना के कार्य के लिए बनाई गई है।